हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी ग्रामर के सेंटेंस बेस पर मेरे 4 लेक्चर हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है सेंटेंस का। उसके बाद उसमें हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया है। फिर उन पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो उसी क्रम में आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन 5 प्रकार का जो निर्धारण हुआ है वह वाक्यों के भाव को देखते हुए किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हो तो यह ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा एक ही भाव प्रस्तुत होता है उससे। हो सकता है कभी वह खुश होगा, कभी दुखी होगा। तो इस प्रकार से उसके अलग अलग भाव व्यक्त होते हैं। तो उन सभी इस प्रकार के भावों को देखते हुए 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसको विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी भाव अथवा इच्छा सूचक वाक्य। अब हम इन पर अलग अलग चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं ये 5 प्रकार वाक्य जो हैं, क्या होते हैं, कैसा इनका गुण है या इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाता है अथवा ना होना भी पाया जाता है। मतलब कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों दशा, कार्य या घटना हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया भी है यहाँ पर, सी रीड्स रामायणा, वह रामायण पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ने का कार्य हो रहा है। और वहीं दूसरे वाक्य में आप देखेंगे राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर जाने का काम नहीं हो रहा है, स्कूल जाने का काम नहीं हो रहा। इस प्रकार से 2 दशाएं मिलती हैं असर्टिव सेंटेंस में। एक तो कार्य का होना पाया जाता है और दूसरा कार्य का ना होना पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं उसको। पहला है असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव नहीं आता है, इसमें कोई कार्य के होने की सूचना मिलती है हमको। तो इस प्रकार से यह स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया भी है यहाँ पर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, मतलब कार्य हो रहा है क्रिकेट खेलने का। दूसरा है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर उसके अच्छे विद्यार्थी होने की बात हो रही है, नकारात्मक भाव नहीं प्रस्तुत हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें नकारात्मक भाव आता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कार्य अथवा घटना का ना होना पाया जाता हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या था, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट ना खेलने की बात हो रही है, मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो यह नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पर उसके अच्छे विद्यार्थी ना होने की बात हो रही, मतलब उसमें नकारात्मक भाव आ रहा है। तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स को देख लेते हैं। दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक
मार्क लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये हो गया कि अंत में जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। ये रहा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। डू यू नॉट वॉश योर हैंड, क्या तुम अपना हाथ नहीं धोते हो। तो यहाँ पर क्या तुम अपना हाथ नहीं धोते हो जब हिंदी में उच्चारण किया गया तो क्या शब्द पहले आ जाता है, एक तो ऐसी दशा मिलती है। और दूसरा वाक्य जब हम यहीं पर देखेंगे, एक हमने देखा व्हाई डू यू नॉट वॉश योर हैंड, आप अपना हाथ या तुम अपना हाथ क्यों नहीं धोते हो। तो यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है और पहली वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव भी हमारा दो तरीके का है। एक तो अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है और दूसरा वाक्य के बीच में आ जाता है। और अगर इंग्लिश में इसी बात को कहा जाए तो एक एस नो टाइप्स यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं जो यस नो टाइप होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर उनका उत्तर दिया जाए तो हाँ या ना में दिया जाता है। और दूसरा हमारा है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जिनको डब्ल्यू एस टाइप का कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के हो गए, जिसमें पहला हमारा है एस नो टाइप्स। अब एस नो टाइप्स क्या है इसको हम जान लेते हैं। ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है। ये सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, जैसे हुआ इज, एम, आर, वाज, वेर, डू, डज, डिड, कैन, मे, विल, शैल। इस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सहायक क्रिया, उनसे स्टार्ट होने वाले यस नो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो यहाँ पर अगर आप इसका उत्तर देखेंगे तो या फिर हाँ में आएगा या फिर ना में। तो ये यस नो टाइप्स का हुआ कि नहीं, है ना। इसी प्रकार से कैन यू फाइट विद मी, क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, यह भी या तो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा। तो यह भी हमारा यस नो टाइप का हुआ। और स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। में कैन आया है, तीसरे वाक्य में देखेंगे आप तो डिड आया है। डू, डज, डिड, यहाँ डिड है, डिड आया है यहाँ पर। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो हाँ या फिर ना, तो ये भी एस नो टाइप्स का हमारा हो गया। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव एक एस नो टाइप्स का होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप का। चलिए देख लेते हैं डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है। डब्ल्यू एस टाइप इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं और हिंदी में कहा जाए तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्न सूचक शब्द। जैसे वह बाजार क्यों गया, उसने तुम्हें क्यों मारा, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो यह जो है हिंदी उच्चारण में अगर कहा जाए तो बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने पर वह डब्ल्यू एस टाइप का होगा। और इंग्लिश में कहा जाए तो डब्ल्यू एस टाइप के वर्ड वाक्य में पहले ही आ जाते हैं, उसमें भी पहले आते हैं लेकिन ये डब्ल्यू एस टाइप के वर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया कुछ, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या शब्द बीच में आता है लेकिन डब्ल्यू एस टाइप से स्टार्ट होने वाले होते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न सूचक शब्दों व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, इस प्रकार से कई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो उनसे जो आरंभ होते हैं वो हमारे डब्ल्यू एस टाइप के हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य हमारा है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय या स्कूल कब जाते हो। कब शब्द बीच में आता है लेकिन डब्ल्यू एस स्टार्ट होने वाला सबसे पहले आ गया है। तो इंग्लिश में यह सबसे पहले आ गया और हिंदी उच्चारण के वक्त प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो यह हमारे दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट हो। अर्थात या तो ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कोई कार्य कहा जाता है करने को, या फिर किसी से आप किसी कार्य के लिए या किसी चीज़ के लिए निवेदन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, या फिर कोई उपदेश यानी शिक्षाप्रद बात हो, सलाह हो आपके लिए। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। ऐसे वाक्य में यू कर्ता के रूप में छिपा होता है। जैसे कहा गया गो देयर, तो यहाँ पर कहा जाएगा यू गो देयर, आपसे ही कहा जाएगा ना कि आप जाओ वहाँ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर यू गो देयर, और
वाक्य से भाव क्या प्रकट हो रहा है, गो देयर, तो किसी को आज्ञा दिया जाएगा ना कि वहाँ जाओ, है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा है गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो या कुछ धन दे दो। तो यहाँ पर किसी से अकड़ करके नहीं मांगोगे, आप निवेदन करोगे, प्रार्थना का भाव रहेगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है ओबे योर एल्डर्स, बड़ों का कहना मानो या बड़ों का कहना मानना चाहिए। यह भाव शिक्षाप्रद भी है और आपको एक सलाह है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा, आज्ञा, प्रार्थना अथवा निवेदन कह सकते हैं आप उसको, या फिर उपदेश यानी शिक्षा या सलाह सुझाव किसी को दिया जाता है तो वह इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में चौथा पार्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, यह ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें मन से, हृदय से हमारे, चाहे आश्चर्य की बात हो, चाहे खुशी की बात हो, दुख हो कोई, या किसी के लिए घृणा हो, किसी के लिए दया हो, इस प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं मन से, वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के होते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों में अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों का एग्जाम्पल आप देख लें, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर है यह फूल। या फिर कहा गया व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, कितना सुंदर है यह बगीचा। तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं आप यहाँ पर, कितना सुंदर है, मन से भाव प्रकट होता है, ठीक है। और दूसरा वाक्य इसी में हमारा है व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, कैसा दुर्भाग्य है। चाहे अपने लिए आप कहिए चाहे दूसरे के लिए, जब दूसरों के लिए आप कहोगे तो दुख प्रकट करोगे, अपने लिए कहोगे तो दुख और साथ में भय भी प्रकट हो सकता है कि कैसा दुर्भाग्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाक्य हमारा है हाउ डर्टी ही इज़, कितना गंदा है ये। तो आप घृणा के भावना से किसी को कहोगे कितना गंदा है ये, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे भाव जो आपके हृदय से उत्पन्न हो वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यह काइंड्स ऑफ सेंटेंस का लास्ट पार्ट है। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशीर्वाद अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है वह हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं और इनके अंत में भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल जिस पर हम समझ लेंगे इसको आसानी से। मे यू लीव लॉन्ग, दीर्घायु हो, या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। इस प्रकार के भाव जो निकलते हैं वह आशीर्वाद होते हैं। किसी को आप आशीर्वाद दोगे कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, इस प्रकार से ये आशीर्वाद मन से होते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है मे ही गो टू हेल, उसको नर्क मिले या वह नर्क में जाए, है ना। ये आपकी काम मतलब इच्छा तो होती है लेकिन क्या है, वह नर्क में जाए, उसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब उसके साथ अगर गलत अहित होने की बात हो या आप उसके लिए अहित की कामना करते हैं तो इस प्रकार से वह अभिशाप होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा है वुड दैट आई वर रिच, काश मैं धनी होता। यह आपकी इच्छा है, आपकी कामना है कि काश मैं धनी होता। वुड आई फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। तो इस प्रकार से वो इच्छाएं जो आपके मन से प्रकट होती हैं, आशीर्वाद जो आप किसी को आशीर्वाद दोगे या किसी को अभिशापित करते हो, किसी को ने का अर्थ ये हुआ। तो इस प्रकार से जो भाव प्रकट होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं, भाव अथवा इच्छा सूचक वाक्य के, ठीक है। आशा करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा और यदि यह आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।